Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the homeostatic mechanisms in plants. So my dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं homeostasis in plants. So dear students, plants they are true multicellular organisms और हमने पहले भी इससे हवाले से बात की थी कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल वेल डेवलप्ड नहीं होता या वो लेस डेफिनेट होता है। इसलिए प्लांट्स को अपने बॉडी की इंटरनल कंडीशंस मेंटेन करने के लिए उसमें उसके सेल्स को ख़ास तौर पर के जो लीव्स, स्टेम्स, रूट्स इनको इंडिविजुअली हिस्सा लेना पड़ता है। प्लांट्स को भी माय डियर स्टूडेंट्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर हैं जिनसे इनका सामना होता है और वो इनसे फ्लक्चुएशंस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आने की वजह से वो उनको मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं जिसको हम होमोस्टेसिस कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इन कंपोनेंट्स को कि प्लांट्स को किन चैलेंजेस का सामना है और फिर वो उसको कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को। सो वो दो चीज़ें किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहली चीज़, कुछ ऐसा वेस्ट है प्लांट्स के अंदर बन रहा जो उसको फौरी तौर पर रिमूव करना ज़रूरी है, और कुछ ऐसा वेस्ट है जो कुछ देर बाद भी रिमूव हो जाए तो उसमें कोई इशू नहीं, मतलब कि उसका फौरी तौर पर बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी नहीं है। तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो पहला ऐसा वेस्ट, ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट जो फौरी तौर पर प्लांट्स के लिए रिमूव करना या इमीडिएटली रिमूव करना ज़रूरी है, उसमें तीन चीज़ें शामिल हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज़ वाटर, नंबर 2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 इज़ ऑक्सीजन। अब हम इनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं गैसेस की तरफ। गैसेस में आते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड में भी दो सिचुएशंस बन रही हैं। दिन के वक्त कुछ और सिचुएशन है और रात के वक्त कुछ और सिचुएशन। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और साथ ही साथ में रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है प्लांट्स के अंदर वो इस्तेमाल हो जाती है दिन के वक्त फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर कोई बच जाए, जो कि आम तौर पर नहीं बचेगी, वो फिर रिमूव कर दी जाती है थ्रू स्टोमेटा। नंबर 2, द सेकेंड कंडीशन इज नाइट कंडीशन। रात के वक्त चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, माय डियर स्टूडेंट्स, उसको बॉडी से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए फिर मुख्तलिफ तरह के अल्लाह ताला ने उनको ऑर्गन्स दिए और मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स दिए। लाइक हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था इस बात को, जैसे कि अगर हम बात करें लीव्स की और यंग स्टेम्स की, तो वहाँ पर मौजूद हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या थे माय डियर स्टूडेंट्स, याद होगा आपको, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स मेड इन बिटवीन द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जब स्वेल करते हैं तो इनके दरमियान मौजूद पोर ओपन हो जाता है, जिसे स्टोमेटल पोर भी कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यंग स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर ख़ास तौर पर स्टोमेटा होने की वजह से एक्सेस या सरप्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर दी जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें यंग रूट्स की, तो यंग रूट्स में माय डियर स्टूडेंट्स जो जर्नल रूट एरिया है, जो जर्नल उसकी सरफेस है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाएगा। और हाँ, स्पेशली माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि रूट्स के अंदर मौजूद हैं, उसके साथ अटैच्ड हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। ये रूट्स के अंदर ख़ास तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में जो सरप्लस है मदद देते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ऑक्सीजन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है ये सिर्फ दिन के वक्त बन रही है, क्योंकि आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस में कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस हो ही सिर्फ दिन के टाइम पे रही है। आपको याद होगा कि उसमें लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस और अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इस इक्वेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे फॉर्म ग्लूकोज एंड
वाटर एंड ऑक्सीजन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन कहाँ बन रही है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? ये वहाँ पर बनेगी जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर होती है? जहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होंगे। उन ग्रीन पार्ट्स में क्या होगा? देयर आर सेल्स जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने लीफ का स्ट्रक्चर भी देखा था इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर, उसमें एयर स्पेसिस हैं। तो ये एयर स्पेसिस माय डियर स्टूडेंट्स, इनका बहुत अहम रोल है फॉर गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज फोटोसिंथेसिस एंड एज वेल एज जो कि हमारा टॉपिक जिससे रिलेट कर रहा है, दैट इज द रिमूवल ऑफ दिस गैसेस। तो दिन के वक्त जो ऑक्सीजन बन रही है माय डियर स्टूडेंट्स, वो इस्तेमाल हो जाएगी रेस्पिरेशन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दे आर अकरिंग पैरेलल टू ईच अदर, ये साथ ही साथ में हो रहे हैं दिन के वक्त। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद इसके अलावा भी जो ऑक्सीजन बच जाएगी, सिर्फ वही रिमूव होगी फ्रॉम द प्लांट। और उसके रिमूव होने के भी वही 3 रास्ते हैं। नंबर 1 आर द गार्ड सेल्स, उनके दरमियान मौजूद हैं पोर्स जिनको हम कह रहे हैं स्टोमेटा। नंबर 2 इज द क्यूटिकल, समटाइम्स जो लीफ के ऊपर एक वैक्स की लेयर है वहाँ से भी रिमूव हो सकते हैं। या फिर आपको याद होगा दैट इज लेंटिसेल्स, तो लेंटिसेल्स के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल है। लेकिन याद ये रखिएगा कि जो जनरली जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, उनकी मेजर साइट है दैट इज स्टोमेटा। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं वाटर की तरफ। पहले तो ये देखते हैं कि वाटर आ कहाँ से रहा है। सो आपको याद होगा ग्रेड 9 के अंदर आपने पढ़ा था कि ये आता है सॉइल से। सॉइल से ये वाटर ट्रैवल करता हुआ रूट्स में से, रूट हेयर के बाद जो बेसिकली ये जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक ब्रॉड लेयर है जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे एक लेयर है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बाद आता है द वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम अगर वाटर की बात करें तो वाटर की कंडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू है माय डियर स्टूडेंट्स? सो अब तक आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो चुका होगा दैट इज द जाइलम। तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड द सॉल्ट्स। तो वाटर माय डियर स्टूडेंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब होता है और वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल द प्लांट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हो कि ये वाटर की जो इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग प्लांट्स वो बहुत अहम है। किस तरह से? वाटर ज़रूरी है टर्गर प्रेशर मेंटेन करने के लिए, और टर्गर प्रेशर माय डियर स्टूडेंट्स इसका अहम रोल होता है जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, जो यंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ पर उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और वो रिजिडिटी किसकी वजह से आ रही है? ड्यू टू वाटर। और दूसरी चीज़, इस वाटर को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है आपने पढ़ा था दैट इज ट्रांसपायरेशन, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लांट्स। तो उसके लिए भी वाटर ज़रूरी है। अगर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो फिर वाटर जो है वो सॉइल से पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर एक तो सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ, नंबर 2 जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो उसके नतीजे में भी वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म बन रहा है। तो ये दोनों तरीकों से पानी प्लांट्स के अंदर मौजूद है। सो इसमें 90% प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसका 90% वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर उसमें से कुछ जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर, ताकि उनके जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं लाइक लीव्स, लाइक पेटल्स, इनके अंदर रिजिडिटी रहे। और बाकी जो रिमेनिंग है माय डियर स्टूडेंट्स वो इस्तेमाल हो जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। लेकिन ये सारे जो प्रोसेस है जैसे लाइक ट्रांसपायरेशन, ये भी कहाँ से हो रही है? स्टोमेटा के जरिए। और स्टोमेटा कब ओपन होते हैं? दे आर ओपन ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। रात के वक्त मेजॉरिटी ऑफ द स्टोमेटा वो क्लोज हो चुके होते हैं। अब अगर सॉइल के अंदर कोई एक्सेस वाटर है
तो वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी। लेकिन अब चूंकि स्टोमेटा ओपन नहीं है तो ट्रांसपायरेशन पॉसिबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, फिर जाइलम के अंदर उनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं लाइक ग्रासेस, उनके अंदर अल्लाह ताला ने उन्हें एक स्पेशल पोर्स दिए हुए हैं इनके लीफ के एजेस पे। इन पोर्स को हम कहते हैं हाइडाथोड्स। और फिर ये ग्रासेस क्या करते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं सॉइल से, जाइलम के जरिए होता हुआ वो लीफ के उन स्पेशल पोर्स या एजेस के ऊपर वो जो छोटे छोटे सुराख होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे ड्रॉप की शक्ल में रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसी अमल को माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं गटेशन। याद रखिएगा, गटेशन। सो गटेशन में क्या हो रहा है कि जो ग्रास जैसे प्लांट्स होते हैं इनके अंदर रात के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं, एक्सेस वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है इनटू जाइलम और फिर आहिस्ता 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 वो मूव करता हुआ वो पहुंच जाता है टू द हाइडाथोड्स और वहाँ से ये रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर आप सुबह पत्तों के ऊपर ये इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स देखें तो इसको हम मिसकंसेप्ट नहीं कर सकते विद ट्रांसपायरेशन और विद द प्रोसेस ऑफ ड्यू फॉर्मेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यू यानी कि जिसको हम ओस कहते हैं, वो तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर कम होने की वजह से वो तमाम प्लांट्स के ऊपर वो लिक्विफाई हो जाती हैं। जो एनवायरनमेंट के अंदर वेपर्स हैं, रात के वक्त टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो तमाम प्लांट्स के ऊपर वो गिर जाते हैं, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। तो ड्यू ड्रॉप्स और गटेशन के जो ड्रॉप्स हैं, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सो होपफुली आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा बिटवीन द गटेशन एंड ड्यू ड्रॉप्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ और मेटाबॉलिक वेस्ट की। ये 3 मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे हैं जो कि साथ ही साथ रिमूव होते रहते हैं और उनके मुख्तलिफ हमने स्ट्रक्चर्स भी देख ली, कैसे कैसे दिन के वक्त, रात के वक्त, जैसे जैसे उनकी फिजिबिलिटी है उसके हिसाब से वो रिमूव होते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर इन तीनों के अलावा भी कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो ऐसा वेस्ट है, ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि फौरी तौर पर रिमूव करना प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं और स्टोरेज के लिए मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं प्लांट्स के पास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऐसा वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस हो, उस वेस्ट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। वो मेटाबॉलिक वेस्ट पानी की शक्ल में हो सकता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हो सकता है, या वो एक्सेस ऑक्सीजन की शक्ल में हो सकता है, या फिर वो कुछ और ऐसे प्लांट्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसके नतीजे में और मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, जिसको हम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर हम बात करें, सो दीज आर क्रिस्टल्स, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। ये टोमेटो प्लांट जो होते हैं उनके लीव्स और उनके स्टेम के अंदर जमा हो जाते हैं। ये इनके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट है। इनको फौरी तौर पर रिमूव करना प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये इनको पत्तों के अंदर और अपने स्टेम के अंदर जमा कर लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर इन पत्तों को रिमूव कर दिया जाता है, झाड़ दिया जाता है, या जिसको हम कहते हैं शेड ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात को इसमें ध्यान में रखिएगा कि लीव्स का झड़ना टू रिमूव दिस मेटाबॉलिक वेस्ट, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है लीफ का। लीफ का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज द फोटोसिंथेसिस, ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है और वो भी तमाम प्लांट्स के अंदर नहीं है। कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि जो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट इसमें सारा साल जमा करते रहते हैं और जब खिज़ां का मौसम आता है या जब खुश्की का मौसम आता है तो उन पत्तों को झाड़ देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं खिज़ां के मौसम में पत्ते बिखरे पड़े होते हैं आसपास दरख्तों के और उनका रंग भी चेंज होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उनका जो रंग का चेंज होना है वो इस वजह से नहीं है कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो इस वजह से कि उनके अंदर ये मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर हो चुका है। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि हमारी बुक में डिस्कस हुई हैं। इसके अलावा भी कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट है मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स में बन रहा, जैसे कि रेजिन्स, ये देख सकते हैं कॉनिफेरस के अंदर प्लांट जो कॉनिफर्स होते हैं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉनिफर्स का याद रखिएगा, जो कोन शेप्ड ट्रीज होते हैं उनको हम कहते हैं कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स के अंदर ये एक
मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है जिसको हम रेजिन कहते हैं, तो ये वहाँ से रिमूव किया जा सकता है इसको कट लगाकर। इसी तरह से एक और एग्जांपल है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के हवाले से, दैट आर द म्यूसिलेजेस। सो माय डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी, ये म्यूसिलेजेस जो हैं ये दो तरह के प्लांट्स हैं जो किसको सेक्रीट करते हैं। एक है लेडी फिंगर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, भिंडी जिसको हम कहते हैं, आपने कभी खाई होगी घर में, तो जब उसको हम कट करते हैं तो उसमें जैसे चिपचिपा सा लेसदार सा मटेरियल निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज म्यूसिलेज। और ये बेसिकली एक मेटाबॉलिक वेस्ट है इस प्लांट के लिए जो कि इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा और वो इसको इसमें स्टोर कर रहा है। या फिर म्यूसिलेज की एक और भी एग्जांपल है, दैट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्लांट जिसे सन ड्यू प्लांट कहते हैं, ये इंसेक्टिवोरस है और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए इसके एंड्स के ऊपर, इनके टेंटेकल्स के ऊपर वो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से ये सेक्रेट कर रहे हैं इन मटेरियल्स को, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को। और उस मेटाबॉलिक वेस्ट की मदद से ये छोटे मोटे इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाइज ये उनको कैप्चर कर लेते हैं। वो इनके साथ जैसे ही चिपकेंगे वो वहाँ से डिटैच नहीं हो पाएंगे और फिर वो इनकी खुराक बन पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के हवाले से आपको एक और बात बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि ये प्लांट को एनर्जी के लिए ऐसा कर रहा है। इंसेक्ट्स आर द एनिमल्स, ये एनिमल्स की एक क्लास है इंसेक्ट्स, जिसमें चींटियाँ, जिसमें मच्छर, जिसके अंदर कॉकरोच वगैरह वगैरह इस तरह के एनिमल्स आते हैं, आमतौर पर जिनको हम हशरात भी कहते हैं। तो ये प्लांट्स इन छोटे एनिमल से अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इनको खाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हैं ये ट्रू ऑटोट्रॉफ, मतलब कि एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं फोटोसिंथेसिस पे, लेकिन अपने बेहतर ग्रोथ के लिए, बेहतर नशोनुमा के लिए ये इस तरह की क्वालिटी अल्लाह ताला ने इनको दे रखी है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, एक और मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें, यस माय डियर स्टूडेंट, दैट इज लेटेक्स, जो कि रबर प्लांट से रिलीज होता है। आप इसको कट लगा दें अगर इस दरख्त को, तो उसमें से वो लेटेक्स निकलता रहता है और वो एक अच्छी खासी अमाउंट में, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक 24 घंटे के अंदर वो कलेक्ट भी किया जा सकता है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, कीकर का जो दरख्त है उसमें से रिलीज होते हैं गम्स। ये सारे जितने भी आपको मेटाबॉलिक वेस्ट बता रहा हूँ, चाहे वो म्यूसिलेजेस हैं, चाहे वो गम्स हैं, चाहे वो रेजिन्स हैं, या फिर वो लेटेक्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स को एज सच कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो इस वजह से ये इनको अपने अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्टोर कर लेते हैं और अल्टीमेटली फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको बॉडी से रिमूव भी करते रहते हैं अपॉन डिज़ायर। सो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें रिलेटिंग टू द प्लांट होमोस्टेसिस डिस्कस की कि प्लांट्स भी एक्सटर्नल कंडीशंस का शिकार होते हैं और वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, उसके हवाले से डिस्कस किया कि वाटर कैसे रिमूव होता है, एक्सेस, और इसी तरह से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होती है, एक्सेस ऑक्सीजन कैसे रिमूव होता है, या जो दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ये प्लांट्स किस तरीके से रिमूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि प्लांट्स भी होमोस्टेसिस बरकरार रखते हैं, वो भी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। उनके तमाम तरीक़ेकार को हमने देखा। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स के हवाले से। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।